ये साल 1941 की गर्मियों की बात है। 18 साल का होने जा रहा एक लड़का इस बात को जानकर बेहद नाराज था कि वो जिस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है वो किसी और को पसंद करती है। अपने जवां दिल के टूटने से जन्मी निराशा ने उसे गुस्से से भर दिया। उस पर हद ये हो गई कि जब वो एक फूड पॉइंट पर पहुंचा तो उसके ओनर ने उसे खाना देने से मना कर दिया। पहले से ही नाराज उस लड़के ने इसे अपनी बेइज्जती मानते हुए अपना आपा खो दिया और फिर साउथ इंडियन फिल्म के किसी एंटी हीरो की तरह वहां से बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसे जोरदार रेस देते हुए फूड पॉइंट का शीशा तोड़कर सीधा अंदर जा घुसा। इसके बाद उसने वहां मौजूद बोतलों, तश्तरियों, फर्नीचर और दूसरे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। वो बेचारा ओनर उस लड़के की इस हरकत से हैरान था। तभी मामला समझते ही उसे भी गुस्सा आ गया और उसने नीचे रखी अपनी शॉटगन बाहर निकाली और लड़के पर तान दी। बंदूक देखते ही लड़के की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वो सब कुछ छोड़कर वहां से बाहर भागा। उसके पीछे बंदूक लिए दुकान का मालिक भी भाग रहा था। काफी दूर तक पीछा करने के बाद भी वो लड़का उसके हाथ ना आ सका और बच निकला। वो सब कुछ किसी फिल्मी सीन की तरह था। उस लड़के का नाम था ग्लेन डॉलिंग फ्रेजियर और आने वाले बरसों में वो एक नाकाम आशिक से आगे बढ़कर अमेरिकी इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। ग्लेन डॉलिंग फ्रेजियर का जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ था। अल्बामा के एक कस्बे फोर्ट डिपॉजिट में उसने अपना बचपन गुजारा। ये खेती किसानी करने वालों का कस्बा था, शहरी तड़क भड़क से दूर, और शायद इसी कस्बाई माहौल ने ग्लेन को एक भावुक लड़का बनाने के साथ साथ जरा सा जुनूनी भी बना दिया। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। उस रोज गुस्से में तोड़फोड़ मचाने के बाद अगली सुबह ग्लेन बहुत डरा और सहमा हुआ था। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी तो थी ही, साथ ही हम सब की तरह ही उसे भी अपने मम्मी पापा से डर लगता था। उनके सामने जाने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी। वो चुपचाप अपने कमरे से निकला और घर के पास मौजूद रिक्रूटिंग ऑफिस जा पहुंचा। वहां पर मौजूद अधिकारी को गलत उम्र बताते हुए उसने पीस टाइम आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ग्लेन को मालूम था कि यूरोप में जंग तेज हो गई है, इसीलिए उसने दुनिया के बिल्कुल दूसरी तरफ मौजूद फिलीपींस में ज्वाइन करने की बात कही। 18 सितंबर को ग्लेन ने फिलीपींस के एक आइलैंड लुजोन पर कदम रखा। उसे 75th ऑर्डिनेंस डिपोट एंड सप्लाई कंपनी में असाइन किया गया। ज्वाइनिंग के लिए फिलीपींस का कहते वक्त शायद ग्लेन ने यह सोचा था कि इस तरह से वो आर्मी में शामिल होकर भी जंग से दूर रह जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में इतना ठहराव लिखा ही नहीं था। उसके हिस्से रोमांच से भरे वो किस्से आने वाले थे जो वो अपने नाती पोतों को घंटों तक सुना सकता था। 8 दिसंबर 1941 को जापान ने फिलीपींस पर हमला कर दिया और इसी के साथ ग्लेन फ्रेजियर ने खुद को एक ऐसे युद्ध के बीच घिरा पाया जिसके बारे में उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो एक जंग के बीचों बीच खड़ा था, वो भी एक सैनिक की वर्दी पहने हुए। जनरल मैकआर्थर के ऑर्डर्स पर उसे फिलीपींस के वेस्टर्न लुजोन इलाके में पड़ने वाली बेटन पेनिनसुला नाम की जगह पर भेज दिया गया, जहां पर पहले से ही हजारों की तादाद में अमेरिकी और फिलीपीनी सैनिक मौजूद थे।
उन लोगों की ज्यादातर सप्लाई पीछे छूट गई थी। ऐसे में जल्द ही उन सब का राशन आधा कर दिया गया। 9 अप्रैल 1942 का दिन था। इतिहास में इस दिन को अमेरिकी सेना के सबसे बड़े सरेंडर के तौर पर याद किया जाता है। करीब 78,000 अमेरिकी और फिलिपीनी सैनिकों ने बैटल ऑफ पटान में हार के बाद इंपीरियल जापानीज आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सैनिकों में ग्लेन फ्रेजियर भी शामिल था। इस सरेंडर के बाद हारी हुई सेना का डेथ मार्च निकाला गया, जिसे बैटन डेथ मार्च के नाम से याद किया जाता है। इस डेथ मार्च में अमेरिकी और फिलिपीनी सैनिकों को वेस्टर्न लुजोन के बाटान इलाके से चलने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें सेंट्रल लुजोन के तारलाक में मौजूद कैंप ओडोनल तक लाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते पर फिलिपीनी और अमेरिकी सैनिकों को बुरी तरह मारा गया। उन्हें कई तरह की भयानक यातनाएं दी गई। उनके साथ अपमानजनक और बेहूदगी भरा व्यवहार किया गया। इस अमानवीय बर्ताव और भयानक फिजिकल टॉर्चर की वजह से हजारों फिलिपीनी और अमेरिकी सैनिकों ने कैंप ओडोनल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस तरह मरने वाले सैनिकों की तादाद कहीं 5,000 बताई गई तो कहीं पर इसे 18,000 तक लिखा गया है। 6 दिन और 7 रातों तक चले 65 मील के उस खौफनाक डेथ मार्च का ग्लेन फ्रेजियर भी हिस्सा बना था। बिना खाना खाए और बिना पानी पिए वो कैंप ओडोनल तक जिंदा तो आ गया, लेकिन यहां आकर मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ गई। दूसरे सैनिकों के साथ उसे भी महीनों तक भारी फिजिकल टॉर्चर झेलना पड़ा। दर्द और खौफ से भरे उन दिनों में जो सैनिक टॉर्चर के बाद भी बच जाते, वो बेचारे भूखमरी और बीमारियों से मरने लगे थे। ग्लेन भी हर रोज इस दर्द और खौफ के साए में जी रहा था, इस बात को जानते हुए कि उसकी जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। कैंप में एक रोज उसे वहां दफनाए गए सैनिकों की डिटेल इकट्ठा करने का काम दिया गया। अपने साथी सैनिकों की सामूहिक कब्रों को देखते हुए ग्लेन ने अपने पास मौजूद 2 डॉग टैग्स के सेट में से एक सेट को उन कब्रों के पास फेंकने का फैसला किया, ताकि अगर वो कहीं फिलीपींस के जंगलों में ही मर जाए तो उसके माँ बाप ये जान सके कि उसके साथ क्या हुआ था। मिलिट्री डॉग टैग्स एक खास तरह की पहचान वाले टैग होते हैं। इनसे घायल या मर चुके सैनिकों की पहचान की जा सकती है। युद्ध के मोर्चे पर निकले हर सैनिक को आमतौर पर 2 डॉग टैग्स अलॉट किए जाते हैं। इनमें से एक को चेन की तरह गले में पहना जाता है और दूसरे को जूते के अंदर रखा जाता है। अक्टूबर 1942 में ग्लेन फ्रेजियर को जापान भेज दिया गया, जहां पर कैद खाने के बेहद खौफनाक माहौल में उसने 3 साल गुजारे। वहां ग्लेन और उसके साथियों को गुलामों और बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन सब से दिन रात उन चीजों की मरम्मत का काम लिया जाता जिन्हें युद्ध के दौरान नुकसान पहुंचा था। वो पत्थरों को सीमेंट के मिक्सर में डालते, ऑयल बैरल के निचले हिस्से में छेद किया करते, गैस टैंक में मिट्टी भरते और सबमरीन तक को भी रिपेयर करते। बतौर युद्धबंदी ग्लेन फ्रेजियर की जिंदगी नरक से भी बदतर थी। इस दौरान उसे डबल निमोनिया हुआ, लेकिन वो किसी तरह बच गया। बेहिसाब मार पिटाई और भयानक यातनाएं तो रोजाना की जिंदगी का हिस्सा थी, जो कि बस अब मौत के साथ ही खत्म हो सकती थी। टॉर्चर कितना भयानक रहा होगा इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि एक दफा उसे एक गड्ढे में गाड़कर
हफ्ते भर के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। ऐसे ही एक रोज मार्चिंग के दौरान टांग सही तरह से ऊपर ना उठाने पर एक गार्ड ने उसके घुटने में चाकू घोंप दिया। इससे हुए घाव से उसे गैंग्रीन हो गया था और उसकी टांग लगभग जाते जाते बची थी। साल 1944 की गर्मियों के आखिर की बात होगी। अमेरिकन आर्मी ने ग्लेन फ्रेजियर के परिवार को एक टेलीग्राम भेजा। इसमें लिखा था कि 2-2.5 साल से ग्लेन की कोई खोज खबर नहीं है और उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पाया है, लिहाजा हमें यह मानना पड़ेगा कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद 1945 में जब अमेरिका ने वापस से फिलीपींस पर कब्जा कर लिया तो अपने सैनिकों की कब्रों के पास से अमेरिकी सेना को ग्लेन फ्रेजियर के डॉग टैग्स मिले। उन्होंने ग्लेन के परिवार को संदेश भिजवाया कि अब यह तय है कि उसकी मौत हो गई है। तभी अमेरिका ने जापान पर पहला एटम बम गिराया और हर तरफ तबाही मच गई। जिस जेल में ग्लेन और उसके साथी सैनिक बंद थे, वहां के अधिकारी ने उन सब बंदियों को अपनी अपनी कब्रें खुद खोदने का हुक्म सुनाया। वो लोग अपनी ही बनाई कब्रों में दफन होते। उससे पहले ही अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटम बम भी गिरा दिया। इससे उपजे हाहाकार के बाद उस जेल के सारे अधिकारी वहां से चले गए, जबकि ग्लेन और बाकी युद्धबंदी हैरान, परेशान और घबराई हुई जापानीज जनता के बीच से होते हुए स्टेशन पहुंचे। वहां से उन्होंने जो ट्रेन पकड़ी वो कहने को तो टोक्यो के लिए थी, लेकिन असल में वो उन्हें आजादी की तरफ लेकर जा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ग्लेन फ्रेजियर ने शादी कर ली और 2 बच्चों का बाप भी बना। उसने ट्रकिंग के बिजनेस में हाथ आजमाया और उससे कामयाबी भी मिली। साल 2007 में आत्मकथा हेल्स गेस्ट पब्लिश हुई थी, जिसे दुनिया भर में शानदार रिस्पॉन्स मिला था। 15 सितंबर 2018 को 94 बरस की लंबी जिंदगी जीने के बाद ग्लेन फ्रेजियर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ग्लेन की मौत पर उसकी पत्नी एलिजाबेथ ने कहा था, वो एक सख्त आदमी था जिसे डेथ मार्च भी खत्म नहीं कर पाया। वो असल में एक हीरो था।